किस तरीके से टीच किया है आज से पहले जी वो आपके ब्लैक बोर्ड स्किल से झलकता है। आपने यहाँ जिक्र किया है कि आपने 6 साल तक पढ़ाया है। जी सर। आप 6 साल तक पढ़ाने के बाद भी अगर इस तरीके से ऐसे ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं तो इसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। करंट अफेयर्स जैसे मेंशन किया, अगर आपको नहीं आता ना तो आप उसके बारे में मेंशन ही नहीं करिए, क्योंकि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ करंट अफेयर्स की जो नॉलेज आपकी वीक है। अब आते ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को तो सुनना कौन पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपके उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है राजस्थान, लिटरेसी रेट में भी शायद आपसे नीचे होगा वो, उसमें तो पॉपुलेशन इतनी नहीं है। मैं कम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सुशील, जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर। माय नेम इज सुशील यादव। आई बिलोंग्स टू गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आई passed 10th from UP board, 12th also from UP board. I completed my graduation, post graduation, B.Ed from Bir Bahadur Shih Purvanchal University. I have basic diploma for computer. I qualify CTET paper 1 and paper 2, and I have teaching experience 5 year in New Krishna Coaching Center and 1 year in Sneha Convent Public School. That's all about me. ओके, सुशील जी, आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जी सर। बिलोंग करते हैं। जी सर। सो गोरखपुर की स्पेशलिटी क्या है? सर, गोरखपुर में फर्स्ट तो यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म है जो सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, पहले फर्स्ट था बट अभी सेकेंड हो गया। फर्स्ट कौन सा है अभी? सर मैम हुबली जंक्शन है, वो फर्स्ट पे आ गया। ओके। ओके, इस रूम को आप देख रहे हैं, जी सर। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जी जिस ऑब्जेक्ट को देखने से आप अपनी पर्सनैलिटी को उसके साथ ज़्यादा नज़दीक पाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बताइए किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ मैच करके। सर, यहाँ पे दरअसल आई एम मैथ टीचर और यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट जो है को हम रिलेट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ, क्योंकि ये टेबल भी है, इसको भी हम एक एज ए रेक्टेंगुलर रिलेट कर कैसे सकते आपकी पर्सनैलिटी से कैसे मैच कर रही है? आपके सब्जेक्ट से मैच कर रही है, फाइन। जी। आपकी पर्सनैलिटी से टेबल कैसे मैच कर रही है? पर्सनालिटी से सब्जेक्ट सर, पर्सनालिटी में सर क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये जहाँ भी टेबल है ये ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है और ये एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया है और ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने रखा है वो पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रखा है। आप अपने आप को किस तरह की पर्सनालिटी समझते हैं? मैम, मैं जो है अपने आप को एक अपने काम के प्रति समर्पित, और दूसरी बात कि मैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके, तो अभी आपने जो अपनी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो सर ने आपसे पूछा कि इस रूम को देखकर जैसे ही आपने एंटर किया तो आप अपने आप से कैसे रिलेट करते हैं। जी। तो क्या अब आप बता पाएंगे कि आप किस तरह से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं? दरअसल क्या कि ये क्लास ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे जो वॉल्स हैं उस पे कुछ पिक्चर्स लगे हैं जिसमें बच्चों के ये पिक्चर्स बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि इन पिक्चर्स को देख के बच्चों में थॉट्स डेवलप होंगे, क्रिएटिविटी डेवलप होंगी। आपने एक मुहिम या गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव सुना होगा, जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी। सुना है? जी। इसमें एक स्टेट का दूसरे स्टेट को सिस्टर स्टेट बनाया हुआ है ताकि हम उसकी लैंग्वेज को समझ सकें, उसकी कल्चर को जान सकें, यूनिटी देश के अंदर बने। जी सर। तो दिल्ली का सिस्टर स्टेट या पेयरिंग स्टेट इसमें कौन सा है? सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पेयरिंग स्टेट या सिस्टर स्टेट का नाम बता सकते हैं? सर, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत सुना है आपने? जी सर। इसके तहत
एक स्टेट को दूसरे स्टेट का सिस्टर स्टेट या पेयर स्टेट बनाया गया है ताकि हम दूसरे स्टेट्स के कल्चर को, खान पान को, रहन सहन को, ज्योग्राफी को समझ सके। जी तो मेरा प्रश्न ये है कि सभी राज्यों के एक दूसरे के साथ सिस्टर स्टेट या पेयर स्टेट हैं, जी सर। तो दिल्ली का सिस्टर स्टेट या पेयर स्टेट कौन सा है? दिल्ली का नहीं बता पा रहे, उत्तर प्रदेश का बता दीजिए आप। सर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आइडिया लगा सकते हैं। बताइए। सर आई थिंक दिल्ली है उत्तर प्रदेश का दिल्ली है सर, जहाँ तक रिकॉल कर पा रहे हैं। कोई बात श्योर नहीं है सर। G20 का नाम सुना है आपने? जी सर। G20 की पहली बैठक, अभी जो G20 चल रहा है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? सर पहली बैठक नहीं रिकॉल कर। NEP पढ़ा है, जी नेशनल सर। एजुकेशन पॉलिसी जी सर। 2020? जी सर। कौन सी ऐसी चीज है उसमें जो आपको लगा कि हाँ ये वाला जो कदम है या ये वाली जो रिकमेंडेशन है NEP में, जी ये सर। सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है? सर इसमें सबसे बेहतर तो ये जो पैटर्न था पहले 10+2 और ये चेंज कर दिया गया और बच्चों के बेसिक पर ध्यान इसमें दिया जा रहा है। क्या पैटर्न है अभी? 5+3+3+4 और क्योंकि बुनियादी अगर हम एजुकेशन को अगर हम मजबूत करते हैं तो हमारे लिए या हमारे समाज के लिए एक बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे अगर बेसिक उनका मजबूत रहेगा तो आगे भी वो अच्छा ही करेंगे, ऐसी संभावना लगाई जा सकती सुशील, है। आपने कहा कि पैटर्न को चेंज कर दिया, ये अच्छा हुआ है। जी पहले पैटर्न में क्या कमी थी? सर 10+2 था पैटर्न और बच्चे को मैक्सिमम स्कूल में फर्स्ट ज्वाइन करते थे और आगे कंटिन्यू करते थे, लेकिन उनके बेसिक थे, यानी जैसे अभी प्री स्कूल है उसमें ध्यान नहीं दिया था, सीधे डायरेक्ट 1 से उनको कंटिन्यू किया जाता था, जिससे वो बच्चे कुछ दिन बाद जाके अन्य सब्जेक्ट को लेकर मतलब अपने सब्जेक्ट को लेकर एक क्लियरनेस नहीं हो पाता। मैक्सिमम बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, वो आगे निकल जाते थे। इसको आप पैटर्न चेंज कहेंगे या जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसको स्कूलिंग का पार्ट बनाना कहेंगे? स्कूलिंग का पार्ट, क्योंकि नर्सरी, केजी या इन सेक्शंस को स्कूलिंग का पार्ट बनाना जी सर। एक अलग चीज है और पैटर्न बोल देना कि 10+2 पैटर्न चेंज कर दिया, वो एक अलग चीज है। सर अगर आई थिंक इसमें क्या है कि पहले 10 अभी और भी चेंजिंग उसमें है, जैसे कि 5 अगर 3rd तक बच्चे को किसी और लेवल तक पढ़ाया जाए, 3rd से जो है कि फिर 5th तक अलग तरीके से पढ़ाया जाए, 5th से 8th तक, फिर 8th से 12th तक एक कंबाइन कर दिया गया। पहले 10th तक बोर्ड होता था लेकिन अभी 9, 10, 11, 12 को कंबाइन कर दिया गया है। तो बोर्ड ही तो हटा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले उसको 4 साल पढ़ना पड़ रहा था, 9, 10, 11, 12, अब भी उसको 4 साल ही पढ़ना पड़ेगा, 2 पीछे 2 आगे। बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा कि अगर बच्चा 10th में अगर फेल हो जाता था तो बच्चे को एक फियर होता था कि हम आगे कुछ नहीं करेंगे और वहाँ से अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता था, लेकिन अभी तो उसकी मेंटल एबिलिटी पे भी तो बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताएं जी सर। NEP 2020 में जी अगर आप अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो किस तरह की पेडागोजी को सजेस्ट किया गया है? सर जैसे जो भी हम लेसन प्लान डिलीवर करते हैं वो उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करके डिलीवर करना होगा, उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके होगा, जिससे बच्चे उसको बर्डन ना फील करें, मैथ से उनको दूरियां ना हो, मैथ में उनको इंटीग्रेट करके जो है उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करके हम मैथ को पढ़ाएं, और ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपका? सर क्रिकेट कभी कभी देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, कभी कभी देखते हो। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन? सर उसमें कई टीमें हैं, उसमें चलो विराट कोहली, वनडे टीम का बना दीजिए। विराट कोहली, वनडे टीम के कैप्टन विराट कोहली सर। विराट कोहली वनडे टीम के कैप्टन सर थे सर, लेकिन बहुत दिन पहले देखे थे। विराट कोहली थे। जी आपको नहीं लगता कि आप जेंडर बायस्ड हैं? सर। मैंने आपसे मेल फीमेल तो पूछा ही नहीं था सर, ये क्वेश्चन पूछना मुझे चाहिए था। जी सर, सॉरी सर। आप फीमेल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी तो बता सकते थे। सर जैसे आपने जो ही कहा तो मेरे दिमाग में जो है, क्योंकि वैसे क्रिकेट मेरा फेवरेट है नहीं, तो हमारे दिमाग में कुछ दिन पहले एक टीम ऐसे चर्चा में चल रहे थे, विराट कोहली। अभी तो हाल ही में चर्चा चल रही थी, उनका नाम मुझे याद आ गया है कि अभी एक विवाद IPL में हुआ है, उसके लिए चर्चा में आ गए, तो उनका नाम हम तुरंत बोल दिया। सुशील का अर्थ क्या है? सर सुशील का मतलब होता है सुंदर आचरण, सुमित सुंदर, सी मतलब आचरण। तो आपने यहाँ आचरण का जिक्र किया है, तो आप जानते हैं कि जब आप विद्यालय में जाएंगे जी सर।
तो आपके जो छात्र होंगे जी सर। वो आपके आचरण से सीखेंगे। जी सर। आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते तो होंगे जी सर। कि जो बच्चे हैं टीचर उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। जी सर। और हमारा जो सिस्टम है जी सर। उस सिस्टम में तो हमने ऐसा भी देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो घर में पेरेंट्स को ये तक कहते हैं कि हम आपकी नहीं मानेंगे, हम तो अपने टीचर्स की मानेंगे। जी सर। तो एज अ टीचर आपका आचरण कैसा होना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ में? चल एक आइडियल होना चाहिए, अगर क्योंकि बच्चे टीचर से ही अधिकतर चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि समाज से भी सीखते हैं लेकिन एक टीचर से भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारा आचरण जो है कि बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। जैसे अगर हमारा बोलचाल, हमारा बैठना उठना, हर एक चीज़ हमारा जो है एक वेल डिसिप्लिन और बच्चों की तरह, मतलब एक बच्चों को अच्छा मैसेज दे, ऐसा होना चाहिए। आप मैथ्स के टीचर हैं जी सर। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते होंगे। जी सर। ट्रिग्नोमेट्री का क्या हमारा डेली रूटीन लाइफ जो है उसमें कोई इस्तेमाल है, कोई यूज है? जी सर। जैसे अगर किसी बिल्डिंग्स की हाइट मेजर करनी हो तो उसके एंगल से फाइंड करके, मतलब उसकी हाइट हम मेजर कर सकते हैं अगर विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट के उसको। अब कोई बच्चा है, जी सर। मान लीजिए मैं ही हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री का कहीं अपनी लाइफ में कोई भी यूज नहीं करना है, जी। तो मुझे जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाया गया? आपकी क्या सोच है इसे लेकर के कि मैथ के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हर किसी की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो जो हमारा मैथ का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट की जो नीड है, जो डिमांड है, जो उनका इंटरेस्ट है और जो डेली रूटीन लाइफ के अंदर मैथ का यूज है, उसे देख करके फिर दोबारा से गवर्नमेंट को डिजाइन करने की आवश्यकता है। सर मैथ का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों के थिंकिंग स्किल को डेवलप करना होता है, उनके आईक्यू लेवल को स्ट्रांग बनाना होता है, क्योंकि मैथ में सोचने की उनकी क्षमता बढ़ती है। तो इस उद्देश्य से वो ये सही भी है, अगर क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो डेली लाइफ में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, बच्चे नॉर्मली लाइफ में यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बेहतर हमको ये लगता है कि मैथ से बच्चों की थिंकिंग स्किल ज़्यादा डेवलप होती है, बच्चे सोचते हैं और अधिकतर केसेस में कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सिस्टम ठीक है, लेकिन समय के साथ अगर ऐसा कभी आया तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी ठीक है सर। डाइवर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सर रिकॉल नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग की अपोजिट कौन सी थिंकिंग होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में से जी। आउट ऑफ द बॉक्स कौन सी थिंकिंग है? आउट ऑफ सर बॉक्स आई थिंक डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। जी। आप कन्वर्जेंट थिंकर हैं या फिर डाइवर्जेंट थिंकर हैं? सर सम टाइम हम कन्वर्जेंट भी रहते हैं और मैक्सिमम टाइम डाइवर्जेंट रहते हैं। मैक्सिमम टाइम। जी। सो वी कैन से दैट यू आर ए क्रिएटिव पर्सन। जी सर। तो आप हमें ये बताइए, जी सर। आपके अनुसार आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन हम इसमें इतना मत दे सकते हैं कि आरक्षण में एक संवैधानिक नियम की तरह आता है, तो इसमें सरकार ही मत दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम इसमें मत देना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसमें एक जनगणना हो, उसके अनुसार फिर डिसाइड किया जाए कि कौन किस कैटेगरी का है, फिर रिजर्वेशन दिया जाए। आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये एक आवाज उठती है जी सर। यूथ से ही। जी। आपका पक्ष क्या है, अगर हाँ या ना में हम आपसे जानना चाहें तो? सर पक्ष में है, आरक्षण के पक्ष में। पक्ष में है। जी सर। चलिए, तो आप हमें ये बताइए, जी सर। आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है जी। वो क्यों दिया गया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जी सर। तो क्या सोच रही थी इसके पीछे कि आरक्षण इस वजह से होना चाहिए? सर इसके पीछे सबसे मेन सोच ये रही है कि हमारे समाज में अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संपन्न लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो संपन्न नहीं, एकदम निचले स्तर के हैं, जिनकी इतनी अर्निंग हो जाए कि वो सही से खा पाएँ, सही से जी पाएँ, उतनी भी नहीं हो पाती है। तो उनके बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आरक्षण लाया गया।
और अभी भी हमें लग रहा है कि इसकी अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से सभी वर्गों के लोग समाज में नहीं जुड़ पाए हैं। आपने अभी जिक्र किया कि विराट कोहली का कोई जो है मुद्दा इस वक्त न्यूज में था कुछ दिन पहले, तो हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड और हाल ही के अंदर जो भी देश में हो रहा होता है आप उस पर फोकस रखते हैं। जी सर। तो पिछले काफी समय से हमारे देश के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है FLN। जी FLN का कॉन्सेप्ट क्या है सर? पहले फुल फॉर्म इसका होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बच्चे को बेसिक स्तर तक यानी क्लास 3 तक उसको कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए, जानना चाहिए, संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। और इसके अंतर्गत कुछ प्रोग्राम लाए गए हैं और जिससे बच्चों को आप इसकी जब फुल फॉर्म बता रहे हैं तो आप लिटरेसी वर्ड बोल रहे हैं। जी सर। और जब आप इसको समझाने चले तो आपने केवल संख्यात्मक ज्ञान तक सीमित कर दिया इसे। जी सर। लिटरेसी कहाँ गई फिर? केवल न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं आप जी। तो या तो आपने इसकी फुल फॉर्म गलत बताई है। सर फुल फॉर्म सही, लेकिन हमने वर्ड्स सीमित रख लिया है एक्सप्लेनेशन में। क्या होना चाहिए फिर? क्या है ये? बच्चे को समझ और मतलब रीडिंग भी आनी चाहिए और कम से कम उसको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। आपके क्लास में सुशील कोई ऐसा बच्चा है जी सर। जिसे बेसिक मैथमेटिक्स आता नहीं है, आप एज अ TGT वर्क करेंगे, काम करेंगे, और ऐसा कई बार देखा गया है कि TGT जो टीचर हैं उनके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट पहुंचते हैं जिनका बेसिक मैथ भी क्लियर नहीं होता है। जी। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका बेसिक मैथ भी क्लियर नहीं है और एज अ TGT आपको बेसिक मैथ बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है, बेस तो वो अपना प्राइमरी लेवल से लेके चलता है, तो फिर आप ऐसे स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे? आप उनको बेसिक मैथ सिखाएंगे या आप जो TGT लेवल का जो मैथ है, जो आपका काम है कि आप इस पद पर रहते हुए इन सभी कक्षाओं को इस तरीके के टॉपिक पढ़ाएंगे? आप कैसे क्लास को लेकर चलेंगे फिर? सर ऐसा हमारे टीचिंग के दौरान कई बार हुआ है। जो बच्चे क्लास में आते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे तो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको एकदम बेसिक नहीं आता है। तो हमने उनके रिमीडियल क्लास भी लिए हैं। उनको रिमीडियल क्लास लेकर और अपने क्लास के थ्रू जो लेवल है उनमें हमने लाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटी इस स्तर तक ठीक हो जाती है कि वो जल्दी उसे समझ जाते हैं। और फिर भी कुछ बच्चों के लिए क्या करते हैं कि उनके जो हमने कॉन्सेप्ट बताते हैं उनको उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताते हैं कि बच्चे ये ऐसे होता है, आप हर एक सिचुएशन में आप मैथ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं, तो आप मैथ का यूज़ करते हैं, तो उससे वो इंटरेस्ट लेते हैं और मैथ को आराम से वो समझ जाते हैं। इस कमरे में मुझे एक स्टिक रखनी है, तो मैं कहाँ रखूं कि सबसे बड़ी स्टिक इस कमरे में रखी जा सके? सर एक डायगोनल शेप में कहाँ, रखेंगे। मुझे समझाओ ना। इस कॉर्नर से टॉप में रख सकते हैं या उस कॉर्नर से इस टॉप में रख सकते हैं, और भी कई यहाँ कॉर्नर, यहाँ मतलब बेस से कॉर्नर वाले बेस से उस कॉर्नर वाले टॉप पे रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए? सर अगर ये क्यूबॉइड है, अगर इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट में पता है तो ये उसका लेंथ होता है √L² + B² + H² होता है। ऑल राइट सुशील, आपने जिक्र किया कि हमारी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं मैथमेटिक्स के थ्रू, तो कौन सी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं? रैशनल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, किस तरह की थिंकिंग इम्प्रूव होती है? मैम बच्चे को अगर मैथ से एनालिसिस करने की थिंकिंग तो पहले डेवलप हो जाती है, क्योंकि बच्चे मैथ को समझते हैं उसे क्योंकि इसमें बच्चे अगर बच्चे इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, अगर रिलेट करके उनको पढ़ा जाए तो उससे कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। क्योंकि अगर हम अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो हम उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन दे सकते हैं, बच्चे यहाँ से क्या होगा, एक गेम करा सकते हैं मैथ उसमें, तो उनकी एनालिसिस करने की, ऑब्जर्व करने की थिंकिंग बढ़ती है। कोई संबंध है रैशनल और एनालिटिकल थिंकिंग के बीच में? मैम रैशनल वर्ड रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप यूपी से बिलोंग करते हैं सुशील। जी यूपी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जी। उसका क्या रीज़न है? मैम रीज़न जो यूपी की है, एजुकेशन हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रीज़न, बेस्ट रीज़न बेस्ट फैक्टर माना जाता है किसी भी स्टेट या हमारे स्टेट की बात करें यूपी की, जो पॉपुलेशन इतनी है। एजुकेशन अगर लोग शिक्षित होते हैं, अभी तो बढ़ रही है एजुकेशन, लिटरेसी रेट हमारी बढ़ रही है, लेकिन पहले कितना ऐसा नहीं लिटरेसी रेट है यूपी का? मैम 67.7% है। हाईएस्ट कौन से स्टेट का है?
हाईएस्ट मैम केरला का है। लोवेस्ट? लोवेस्ट रिकॉल नहीं कर। अच्छा, लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में क्या फ़र्क है? आप क्या समझते हैं, कोई फ़र्क है लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में? क्या हर आदमी जो लिटरेट है वो एक्चुअल में एजुकेटेड है? तो इसका क्लियर आंसर नहीं। कोई बात नहीं। आप यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी एक प्लेन एरिया है वहाँ पर, और प्लेन एरियाज में रिलेटिवली जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा होता है। तो कौन सी ऐसी फार्मिंग एक्टिविटी है वहाँ पर जो मेजर स्केल पर होती है? मैम गन्ना, ओके और उसके बाद गेहूं, ओके चावल, ओके, एक्सेट्रा। ठीक है। आपने बात की कि रेलवे सिस्टम जो है वो सेकंड नंबर पर है यूपी में। तो अभी रिसेंटली एक सिस्टम लॉन्च हुआ है जो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं उनको बचाया जा सके। तो क्या आप उस सिस्टम का नाम बता पाएंगे? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। यूपी जो स्टेट है वो बाकी और किन किन स्टेट्स की बाउंड्री से टच करता है? मैम 8 स्टेट, 1 यूटी और 1 कंट्री। ओके, नाम बता पाएंगे? मैम उत्तराखंड, ओके और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ओके। और यूटी का नाम है दिल्ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0 और 1? किसी ऑब्जेक्ट की में प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्ट की होती है, इवेंट की होती है, किसकी होती है? सॉरी मैम, इवेंट की होती है। इवेंट की होती है। ऑल राइट। आपने कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे टूल्स बताइए जो आप अपने सब्जेक्ट के अंदर यूज़ करके बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। मैम एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है कैब्रीलॉग, ओके। और एक है डेस्मोस। डेस्मोस के थ्रू हम बच्चों को ग्राफ भी बना सकते हैं। वो अगर जो ग्राफ, कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिन्हें बोर्ड पे नॉर्मली सपोज क्लास के अंदर आपको सिर्फ नॉर्मल एक ब्लैक बोर्ड और चौक मिलता है, आप डिजिटली कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, फिर आप किस तरह से कर पाएंगे? तो मैम कंप्यूटर का यूज इसमें करना हमें, आईसीटी के टूल्स का। चलिए कोई बात नहीं। NEP 2020 के अंदर जो हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, आपने बताया कि पहले की बजाय अब स्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। तो ये NEP 2020 से पहले और कितनी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी मैम हैं? 2 आ चुकी हैं। 2 एक ये 90 तीसरी है? जी। अच्छा, कंप्यूटर एजुकेशन का कौन सी पॉलिसी के अंदर जिक्र किया गया था? मैम इस पॉलिसी में भी जिक्र किया गया है। इस शुरुआत कहाँ से हुई थी कंप्यूटर एजुकेशन की? मेरी बात कोई बात नहीं। आपने PCM किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। क्या आप मुझे लॉज ऑफ मोशन बता सकते हैं? जी। हाँ बताइए। 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं। ओके। फर्स्ट ये होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना लाइक करता है। अगर उस पोजीशन से हम उसको चेंज लाते हैं तो फिर वो उसके नाम बताइए 3 लॉ ऑफ इनर्शिया को हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके। आपने रिजर्वेशन की बारे में आपने अपना जो है सपोर्ट दिया कि रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो रिजर्वेशन आपको क्या लगता है कि एजुकेशन और जॉब्स दोनों के अंदर होना चाहिए या फिर सिर्फ एजुकेशन तक होना चाहिए? रिजर्वेशन का पर्पस आपने बताया कि कुछ जो वेल ऑफ सेक्शंस नहीं है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको, ताकि हम एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाएं, इसलिए रिजर्वेशन शुरू किया गया था। तो एजुकेशन के द्वारा वो एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन हो या ना हो, इस चीज़ के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैम जॉब में डिपेंड करता है किस जॉब की बात हम कर रहे हैं। कोई भी जॉब हो, अगर मान लीजिए आपकी क्लास के बच्चे हैं या एक ग्रुप है, उन्होंने एजुकेशन ले ली है, सभी लोगों की इक्वल एजुकेशन है, तो क्या आपको लगता है कि अब वो हम उनको इक्वेट कर पाए हैं, जो रिजर्वेशन का पर्पस था वो फुलफिल हो गया है, या जॉब देने के बाद ही रिजर्वेशन का पर्पस फुलफिल होता है? मैम रिजर्वेशन का पर्पस जॉब देने के बाद का सिस्टम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट फैक्टर है। उसके बाद वो इतना एजुकेटेड हो जाएंगे कि वो अपने आप जॉब ढूंढ लेंगे। तो जॉब में तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जो है जॉब में नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य केसेस में होना चाहिए। ओके। आपने 6 इयर्स की टीचिंग की है,
आपने लिखा है दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंजेस, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसे चैलेंजेस बता पाएंगे जो आपने फेस किए हैं, और उन चैलेंजेस को अगर आप केवीएस में जाकर फेस करेंगे तो आप बाकी टीचर्स की बजाय बेहतर तरीके से उनको टैकल कर पाएंगे? मैम बेसिकली जब हम स्कूली स्टार्टिंग में गए थे तो फिर वहाँ के जो बच्चे थे वो जो सर वहाँ से गए थे वहाँ उनको इमोशनली कलेक्ट हो गए थे, तो वहाँ जब जाते जाते तो बच्चे स्टार्टिंग में जो है कि ऐसा लग रहा था कि बच्चे उन्हीं सर से पढ़ेंगे, लेकिन ये चैलेंज मेरे लिए था कि बच्चों के अंदर एक विश्वास दिलाना, बच्चों से जुड़ना, ये भी एक चैलेंज कि था आप भी बेहतर पढ़ा सकते हैं। और और कोई चैलेंज? बच्चे के मैम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ये भी एक चैलेंज है। किस तरह से? क्या होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट? बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट। और क्या फिजिकल एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट है? फिजिकल एजुकेशन जी मैम। किस तरह से? अगर बच्चा फिजिकली फिट रहेगा तो भी उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, आपने बोला कि आप एडेप्टेबल हैं हर तरह के एनवायरनमेंट में, तो आप केवीएस में वर्क करेंगे तो यू गेट टू सी स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, आपको काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स वहाँ पर मिलेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के साथ में आप किस तरह से अपने आप को एडेप्ट कर पाएंगे? यूपी जैसे शहर के अंदर आप रहे हैं सिर्फ, तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ आप कैसे डील कर पाएंगे? मैम उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को हम समझेंगे, क्योंकि जब हम उनकी डाइवर्सिटी को समझेंगे, वो अगर वो डिफरेंट भाषा वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनकी भाषा के कुछ टूल्स पता करेंगे, कुछ की पॉइंट्स पता करेंगे जिससे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। और अपने आसपास के, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आसपास के टीचर्स जो स्कूल में पहले से पढ़ा रहे हैं उनसे हेल्प ले लेके हम उनसे मैनेज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में रिसेंट नोबेल प्राइज किसको मिला था? मिलता है नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में? रिकॉल मुझे याद नहीं। थैंक यू। अच्छा, अभी आप पहले ही बताइए, ज्योमेट्री के बारे में आपने सुना है, ज्योमेट्री के फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री सर रिकॉल नहीं कर पाऊँ। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेटिव सर ये वर्ड नहीं समझा। अच्छा, ये बताइए कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है? सर इंडियन मैथमेटिशियन, अगर इंडियन मैथमेटिक्स कहा जाए तो आर्यभट्ट, और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कहा जाए तो जिस सोर्स से मुझे जानकारी मिली है आर्किमिडीज का। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ बाला? जी बताइए। अच्छा, एनसीएफ की फुल फॉर्म बताइए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। लास्ट एनसीएफ कब दिया गया था? सर 2005 में। नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग क्या है? मैथमेटिक्स टीचिंग का जो नैरो एम है, किसको हम कहते हैं संकीर्ण उद्देश्य, वो क्या है? ओके, आप ये बताइए, प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में आपने सुना है? जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर प्रिज्म के जो टॉप और बॉटम फेसेस हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और पिरामिड के जो बेस होता है वो एनी पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन टॉप जो है वो एक टॉप को हम अपेक्स कहते हैं। आप एक प्रिज्म ड्रॉ करके दिखा सकते हैं? यूज द बोर्ड। क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म होता है सर। इसका बेसिक फार्मूला होता है एरिया बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ओके, परफेक्ट। ये बताइए आप मुझे कि यहाँ पर अगर इस रूम के अंदर, जैसे आपने देखा कि क्यूबॉइडल है, इसके अंदर जैसे सर ने कहा था कि हमें स्टिक रखनी है, तो वहाँ पर आप कौन सा थ्योरम का आप यूज़ करते हैं उसके अंदर, जब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये आप एक बार नोट डाउन करिएगा, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सर पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू होता है हाइपोटेनस। ये बेसिकली अप्लाइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, और ये इस लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और इन दोनों साइड में से किसी को भी बेस डिपेंड करता है एंगल कौन सा है। अगर बेस एंगल हमारा ये है
तो अगर इससे ट्रायंगल का नेमिंग कर लें, बेस एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये होता है हमारा बेस होता है। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बताइए आप मुझे कि आपने यहाँ पर मेंशन किया कि आपने कंप्यूटर भी किया है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? फाइन, सो बैठिएगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक बताइए आप कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके ऊपर डेमो देना चाहेंगे आप? जी सर। चलिए डेमो दीजिएगा। सर क्या मैं आप लोग को स्टूडेंट मान सकता हूँ? ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू क्लास? फाइन। फाइन सर। तो क्लास, आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी बेस्ड है 2 फ्रेंड्स पे। फर्स्ट फ्रेंड नेम इज सोनू, सेकंड नेम इज मोनू। सोनू और मोनू एक दिन मार्केट गए और मार्केट में उन्होंने क्या किया, एक शॉप पे गए और शॉप पे उन्होंने 5 पेन्स, सोनू ने 5 पेन्स और 2 पेंसिल्स खरीदे और मोनू ने 9 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स खरीदे। और मोनू ने क्या किया, इसका उन्होंने पे किया 60 रुपीज़ और इसका उन्होंने पे किया 100 रुपीज़। तो स्टूडेंट आप क्या बता सकते हो कि अगर ये जो हमने प्रॉब्लम या जो ये सिचुएशन हमने दिया आपको, क्या इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे? चलिए आज हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट भी करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अगर हम पेन का कॉस्ट अगर x रुपीज़ कर लें, 1 पेन का कॉस्ट x रुपीज़ कर लें एंड 1 पेंसिल कॉस्ट y रुपीज़ कर ले, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी हमारी, 5x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 60 रुपीज़ एंड सेकेंड इक्वेशन होगा 9x प्लस 2y इक्वल टू 100 रुपीज़। ओके, तो आप बताइए ये क्या है आपका, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है क्लास 9th में। और ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन ये दोनों देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे ये बताइए कि हमने आपको बताया, अब आप ये 2 इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो मुझे आप बताइए कोई मुझसे कि आज का डेट क्या है। आज का डेट है 24 मई 2023 और आवर सब्जेक्ट इज मैथ। तो स्टूडेंट और आपका टॉपिक क्या होगा, टॉपिक इज अगेन रिपीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर डेट गलत लिखी हुई है आपने। जी आज चूंकि ये डेट इंटरव्यू की डेट हमें डाल दी, आपका इंटरव्यू इस डेट में है। जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। जी। तो स्टूडेंट देखिए ये हमने लीनियर इक्वेशन हमने लिखी है और लीनियर इक्वेशन हमने लिखी है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। अगेन इसमें भी अगर फाइंड कर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो ये दोनों को अगर हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहा तो हमें फाइंड होता है दो लाइंस फॉर्म होती, 2 स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। अब हम जानेंगे कि उनके नेचर भी क्या होते हैं और इसके सोल्यूशन हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसके मेथड्स क्या हैं। तो बच्चों अब याद रखें आप कि ये जो इक्वेशन गिवन है आपको, इनको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकली मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड होता है। तो हम बेसिकली जब स्टार्ट हम करेंगे क्लास की, यानी हमारा जो चैप्टर है वो 3.1 चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1 में पहले हमको ग्राफिकल मेथड पढ़ना होता है, इसलिए हम पहले डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड पे और उसके बाद हम आगे अलजेब्रिक मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद ये 5x प्लस 2y इक्वल टू 60 एंड 9x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये 2 इक्वेशन आपको समझ में आई कैसे फॉर्म हुई है। चलिए देखिए, ठीक, थैंक यू। सुशील जी, सबसे पहले तो जो लास्ट में आपने किया वहीं से शुरू करते हैं। जो डेमो आपने स्टार्ट किया
एक छोटा सा एग्जांपल सोनू मोनू का एग्जांपल लेकर के काफ़ी अच्छा लगा। और शुरुआत में बच्चे का इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा कि उसको लगेगा कि कोई कहानी चलेगी, तो एकदम से उसका जो कंसंट्रेशन आप वो ले पाएंगे। गुड। एक ये भी ठीक लगा कि जहाँ कहीं ऐसा हुआ कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे या गलत दे रहे थे, तो आप अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे थे। और साथ ही साथ वहाँ ये भी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में ये चीज़ हो रही थी कि जहाँ आप बोल रहे थे कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो एक्सेस में था, तो थोड़ा सा वहाँ देखिएगा। जो आई कोऑर्डिनेशन था आपका, जब आप और हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, तो आपका आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था। एक दो चीज़ें जहाँ मुझे लगा कि फ़र्दर उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ज़रूरत है, वो मैं शेयर करूँगा। एक तो जो आपका बैठने का जो पोस्चर है, आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो आपका पूरा समय आपकी एड़ियाँ ज़मीन से ऊपर रही हैं, आपके पंजे ज़मीन पे थे और आपकी एड़ियाँ जो हैं थ्रू आउट द सेशन जो हैं वो ऊपर रही हैं। तो थोड़ा सा इसको ठीक करें। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्त कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या अच्छी है या नहीं है। अगर आपकी पकड़ आपकी हिंदी पर है तो कोई शर्माने की और कोई झुंझलाहट की ज़रूरत नहीं है। अपने इंटरव्यू को अपनी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें जाने दीजिए। ये मुझे महसूस हुआ कि आप इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं, बट फिर लग रहा है कि शायद आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो एक दो वर्ड बोल करके आप फिर हिंदी पे स्विच कर रहे हैं। तो बी कंफर्टेबल, हिंदी में कंफर्टेबल है उसमें रहिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है उसमें रहिए। जब आप डेमो दे रहे थे तो मैडम ने एक गलती आपकी पिन पॉइंट की, जहां आपने 24 मई डेट डाला था। देखिए, मैं केवल इस पॉइंट पर नहीं, हर पॉइंट पर कहूँगा कि गलती होना स्वाभाविक है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि केवल आपसे ही गलती हुई या केवल मुझसे ही गलती, किसी से भी गलती हो सकती है। बट उस गलती को आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मेरा आपको एक सुझाव है, यहाँ आप बजाय ये कहने के कि मैंने इंटरव्यू डेट डाल दी, आप इसको और बेहतर तरीके से ये या किसी और गलती को डिफेंड कर सकते हैं ये कह करके थैंक यू, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने जानबूझ के किया था ऐसा, मैं देखना चाहता था आपका ध्यान है कि नहीं है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज आप ऑप्ट करके और चीज़ों को जो आपसे गलत भी हो गई हैं उनको भी आप अपने पाले में लेकर जा सकते हैं। एक चीज़ और, जब आपने एग्जाम्पल के अंदर जब मैडम ने आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के बारे में और पॉपुलेशन की बात कही, दोस्त आपने वहाँ कहा कि लिटरेसी रेट कारण है। आपके उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है राजस्थान, लिटरेसी रेट में भी शायद आपसे नीचे होगा वो, उसमें तो पॉपुलेशन इतनी नहीं है। तो आप लिटरेसी रेट को कैसे डायरेक्टली पॉपुलेशन से जोड़ बैठे, बाकी फैक्टर्स को नज़रअंदाज करके। ठीक है, लिटरेसी रेट रीज़न है, मैं मानता हूँ, बट उसके अलावा दूसरे भी बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनको आपने उस समय साइडलाइन कर दिया। सो थोड़ा सा किसी भी चीज़ के बारे में बोलें, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बोलें। बोलने से पहले फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का समय अगर आप सोचने में ले लेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। सुशील जी मेरी ओर से सजेशन जो है वो सबसे पहले तो है आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल को लेकर के। जी आपको ब्लैक बोर्ड स्किल जो है वो इम्प्रूव करने की नीड है। जी सर। आपने क्या कुछ किस तरीके से टीच किया है आज से पहले, जी वो आपके ब्लैक बोर्ड स्किल से झलकता है। आपने यहाँ जिक्र किया है कि आपने 6 साल तक पढ़ाया है। जी सर। आप 6 साल तक पढ़ाने के बाद भी अगर इस तरीके से ऐसे ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आपका खड़ा होने का जो ढंग है वो 45 डिग्री होना चाहिए। आप मैथ्स के टीचर हैं, आप डिग्री बेहतर समझते होंगे। सर यहाँ पे जैसे बोर्ड छोटा था और तो हमने आप ये बोर्ड ये भी ऐसे था तो जी। सर को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने वहाँ कॉर्नर में हम खड़े हो गए। जी, लेकिन आप प्रयास ये कीजिएगा वहाँ पर कोई भी चीज़ किसी भी एंगल से कैसे भी रखी गई है, जी आप प्रॉपर अपने उस एंगल पे वहाँ पर रहिए जो कि आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रयास कीजिएगा आप। और यहाँ पर आपने जो स्पेशल अचीवमेंट हैं उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आपको जितने भी कॉलम दिए गए हैं इस बायोडाटा में, जहाँ पर जो भी फिल करने के लिए आपको दिया गया है, उसे खाली मत छोड़िए आप बिल्कुल भी।
अगर आप खाली उसको रख रहे हैं तो ये नेगेटिव है, यानी कि आप सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि इतनी आपकी लाइफ जो अभी तक की रही है जी उसमें आपने कुछ भी अचीव किया ही नहीं है। अचीवमेंट के अंदर ये नहीं कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ही कुछ किया हो। जी आपके अचीवमेंट्स जो हैं वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो मैथ्स से रिलेटेड हो। जी आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, या आप उसके अलावा जो है एक अच्छे डिजाइनर हो सकते हैं, एक अच्छे पेंटर हो सकते हैं, एक अच्छे स्विमर आप हो सकते हैं। जी। आप अपनी कोई भी अचीवमेंट यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं जो भी आपकी रही हो अभी तक। सर मुझे ऐसा उसमें मेंशन न करने का रीज़न ये लगा है कि उसका सर्टिफिकेट हमारे पास कोई नहीं है, जो भी हमारे पास अचीवमेंट है, इसलिए हम इसको मेंशन करना। भले आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, जी सर। आप फिर भी यहाँ पर अचीवमेंट्स के अंदर इनफॉर्मल वे से भी कुछ ना कुछ अपना ऐड कर सकते हैं, आप रख सकते हैं जिस स्किल में आप खुद को माहिर पाते हैं। जी लेकिन आप जिस भी स्किल का यहाँ पर हो, जिस भी अचीवमेंट का आप जिक्र करेंगे, जी उससे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जी। आपका जब इंटरव्यू होगा तो वो उससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे। आपके इंटरव्यू की शुरुआत हमेशा आपके बायोडाटा से होती है। जी अगली बात, जैसा कि सर ने भी यहाँ पर कहा कि हमारी जो भी लैंग्वेज होती है हम उसी से कनेक्ट करते हैं सामने वाले से, और इस बात में कोई बुराई नहीं है कि हम हिंदी में ज़्यादा बेहतर हैं, इंग्लिश में बेहतर नहीं है। और जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है हमारे माहौल पर। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप काम करेंगे तो आपसे कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन तो रहेंगी। आपका जब पेपर हुआ और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके बीच में काफ़ी समय आपको मिला है, तो कम से कम जो आप बोल रहे हैं उसी तो आप सही बोल रहे हैं, इतना तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो भी आप इंग्लिश में बोल रहे हैं आप उसको कंप्लीट बोलें इंग्लिश में, और अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, आपको पता है मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, तो आप उसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मिक्स कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि जो सामने आपके पैनल है उसको ना इंग्लिश में क्लैरिटी आ रही है ना ही हिंदी में क्लैरिटी आ रही है। प्रयास ये कीजिएगा कि जो आपका इंट्रोडक्शन है कम से कम वो इंग्लिश में हो और एकदम बेहतरीन तरीके से हो। आपका जो यहाँ पर बायोडाटा हमने देखा उसमें भी ग्रामेटिकल एरर है, तो आपको अगर कहीं पर भी ऐसा है कि आप खुद से नहीं बता पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, इंग्लिश में सब बेहतर हो जरूरी तो नहीं है। मेरी भी इंग्लिश बेहतर नहीं है और आपके सामने जो इंटरव्यू पैनल होगा ये हो सकता है उसमें से भी किसी की इंग्लिश इतनी बेहतर ना हो, क्योंकि सबकी सब भाषाएं जो होती हैं वो एकदम बेहतर नहीं होती हैं। कोई आपके सामने होगा उसकी हिंदी बेहतर होगी तो हो सकता है दूसरी भाषा उसकी पंजाबी बेहतर हो सकता है कि आपके सामने जो पैनल बैठा है उसमें से किसी की हिंदी के अलावा उर्दू ज़्यादा बेहतर हो या किसी की तमिल ज़्यादा बेहतर हो। तो ना एक हेजिटेट आप जो कर रहे थे, जितना मैं समझ पाया हूँ वो था इंग्लिश हिंदी के स्विच को लेकर के, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की जो आपकी अपडेशन है, नॉलेज है, उस पर आप थोड़ा काम कीजिए। और आपका जो विषय है मैथमेटिक्स, उससे बाहर की कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है बाकी सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर भी शायद आपने ज़्यादा काम नहीं किया है। हो सकता है कि जब जिस दिन आपका पेपर हो गया उस दिन आपने बाकी सारे एरियाज़ को नेग्लेक्ट कर दिया हो, तो अपने एरिया से रिलेटेड तो आपको पता हो, बाकी सब्जेक्ट जो हैं जो आपका सिलेबस का पार्ट है उन पर भी एक अच्छी पकड़ बना कर रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। सुशील, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं सर ने, बट वही लैंग्वेज की सेम चीज़ है। कंक्लूजन ये है कि आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पाएं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो आप कोई भी मीडियम आप चूज कर सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं, बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी यूज नहीं करनी, थोड़ा सा इंग्लिश का भी इंप्रेशन जाए, तो आप बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको पेशेंस लिखना था लेकिन आपने पेशेंट लिख दिया, गलती से लिख दिया होगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्पेशल अचीवमेंट्स, आप कह रहे हैं आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। स्पेशल अचीवमेंट कुड भी स्कूल के अंदर आपकी जो स्कूल लाइफ रही हो उसमें आपने स्टेज इवेंट्स में एंकरिंग की हो, स्टेज के ऊपर कोई भी स्पेशल डे आता हो, जैसे एजुकेशन डे आया है, स्पोर्ट्स डे आया है, आपने उसके ऊपर स्पीच दिया हो, तो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ योर स्पेशल अचीवमेंट्स। स्कूल में आपको कभी किसी स्पोर्ट्स में आपको मेडल मिला हो किसी भी चीज के अंदर, तो वो आप इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ मेंशन कीजिएगा।
दूसरी बात ये कि आपको चीज़ें नहीं आती, आपने एक्सेप्ट किया, वो आपकी बहुत एक अच्छी बात है। और पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ जगह आप कोशिश कीजिए ट्राई करने की। पैनल से आप पूछ सकते हैं कि मतलब मैं ट्राई करना चाहूँगा या कैन आई ट्राई। नॉलेज कुछ एरियाज़ के अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत अच्छी है। जैसे एक आपने बोला कि आप करंट अफेयर्स के बारे में भी अपडेट रहते हैं, तो लेकिन आपने बोला कि आप अपडेट रहते हैं, तो अगर आप एक्चुअल में अपडेट रहते हैं तभी उसको बोलिएगा। अदरवाइज यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स आल्सो, जो भी आपके आसपास हो रहा है उस चीज से रिलेटेड। फिर इसके बाद आपने क्लास स्टार्ट की, बहुत अच्छे से आपने स्टोरी सुनाई। अब आते ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को तो सुनना कौन पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट आप बोर्ड के ऊपर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, वहां पर सब टॉपिक मेंशन कीजिए, वहां पर वो डिटेल्स आप मेंशन कीजिएगा। और अभी डेट आपने बोला कि आप इंटरव्यू वाली डेट डाल रहे हैं, ठीक है, बट एक इंप्रेशन जाता है कि आप रोट लर्निंग कर रहे हैं कि उस दिन आप भूल ना जाएं कि उस दिन ये तारीख है। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। आप आज अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप आज की डेट डाल सकते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट चीज ये है कि आप अपनी पॉकेट के अंदर कीज, मोबाइल फोन्स, कुछ चीजें अगर ना रखेंगे तो एक ज्यादा बेटर आपकी अपीयरेंस आएगी, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सुशील, इसमें आपकी पर्सनैलिटी को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी सब्जेक्ट की ना डीप नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो हमें बुकिश नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स की जो नॉलेज होती है ना, आसपास की नॉलेज, उससे हम थोड़े कट जाते हैं। वही आपके साथ हो रहा है। दूसरा, आपको कंटेंट की नॉलेज है लेकिन पेडागोजिकल नॉलेज नहीं है, वो भी आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जैसे मेंशन किया, अगर आपको नहीं आता ना तो आप उसके बारे में मेंशन ही नहीं करिए, क्योंकि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है आपकी वीक है, और उस पर एकदम से काम नहीं होता। उस पर जो काम है ना वो डेली होता है, मतलब रोज़ाना उसको हमें करना होता है। तो अभी जो आपकी नॉलेज है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है। इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को अभी आपको क्या करना होगा, जो पेडागोजिकल नॉलेज है इस पे आप अच्छे से काम करो, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से सवाल तभी पूछे जाएंगे जब आप मेंशन करेंगे या कुछ बात ऐसी बोलेंगे, तो वहाँ से वो जो पैनल है आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी फिलहाल अभी स्टार्ट कर दीजिए न्यूज़पेपर को डेली रीड करना, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़ हो रहे हैं, साथ के साथ कंटेंट के साथ साथ जो पेडागोजी की नॉलेज है वो भी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और डेमो टीचिंग पर यही वाली बात जो मैम ने कहा कि आप भूल गए थे, फिर आपने बाद में डेट मेंशन की, टॉपिक मेंशन किया, तो पूरा आपका जो कहते हैं ना एक पूरा जो माइंड सेट है वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं डेमो टीचिंग देने जा रहा हूँ तो पहले मुझे ये करना है, बाद में मुझे ये करना है, पूरा प्री प्लान्ड होना चाहिए। क्योंकि हमने आपको टॉपिक दे दिया कि आप बताइए कौन सा टॉपिक है। ये भी हो सकता है कि पैनल आपको कोई टॉपिक देगा, ये भी हो सकता था मैं आपको कोई टॉपिक देता, ठीक है। तो आपको प्री प्लान्ड होना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स आपको रेडी करने ही करने अपने पास से। तो ये था मेरा ओवरऑल फीडबैक, और बाकी आपको मिल जाएगा। और कुछ आप ये एक ध्यान रखिएगा, आपने मेंशन किया हुआ है पी यूनिवर्सिटी, खाली पी डॉट यूनिवर्सिटी, तो उस पी को पूरा लिखिए, वो पी है क्या, फुल फॉर्म पीसीएम आपने मेंशन किया हुआ है। हाँ ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, बट आप मेंशन कीजिए ना अपनी तरफ से। आप क्लास जब भी लेने जाएं, क्लास के अंदर एक नॉर्मली एक रूल होता है कि जब आप क्लास ले रहे हैं तो आप इस तरह से क्लास लें बच्चों की कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। और जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों को एग्जाम इस तरीके से लिखना चाहिए, देना चाहिए कि टीचर को कुछ भी नहीं आता है। तो इंटरव्यू पैनल को नहीं पता क्या होता है पीसीएम, आप उसको पूरा लिखिए। सीसीसी आपने लिखा है, क्या होता है पूरा आप उसको मेंशन कीजिए। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक लास्ट में जब आप अपना बायोडाटा देखेंगे तो आपने 12th क्लास के लिए लिखा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में 2 इयर्स। तो 12th क्लास 2 इयर्स में कैसे, 1 साल में ही तो हुई होगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और ऊपर इन्होंने जो फॉर्मेट में मांग रखा है वो मांग रखा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स, तो वो भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बट ये 12th क्लास का तो ये आपने 1 साल में किया होगा ना कि 2 साल में किया है कैसा 12th? हाँ सर उसमें हमें इम्प्रूवमेंट डाला था। ये लिखना चाहिए 11 12 दोनों। 11 तो आपसे पूछी नहीं गई ना, खाली 12th पूछी गई है। आप इस बायोडाटा को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल, तो सीधा 12वीं कक्षा से आपको शुरुआत करनी है। और बायोडाटा में आपने काफ़ी सारे मिस्टेक की हैं,
ये मिस्टेक आपकी ना हो। तो इससे रिलेटेड जो है आप जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं वो भी देख लीजिए, बायोडाटा जो है वो बनाना कैसे है। अभी आपके पास समय है तो आप प्रयास कीजिए जितनी भी गलतियां हैं ये इंटरव्यू वाले दिन आपकी ना हो। आपने पेपर अपना पास किया है, क्या स्कोर है आपका? सर लास्ट टाइम जब मिलाए थे हम 133 था, क्योंकि उसके बाद अभी रिव्यू आई नहीं, मतलब आंसर की नहीं आई दोबारा, तो उसके बाद मुझे आइडिया भी नहीं है। तो फिर अभी मेरिट लिस्ट क्या है, वो कट ऑफ लिस्ट क्या है? 133 ही है। आपके भी 133 ही है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ऑल द बेस्ट सुशील। थैंक यू सर।